धनिया ने क्रोधित अवस्था में अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और घर आकर अपनी पत्नी चमकी से बोला। अरे अब मैं अपने पिता को क्या ही बोलूं? कुछ कहूं तो समाज कहेगा कि कैसा बेटा है जो अपने पिता के बारे में ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करता है। अरे चमकी, मरने से पहले बोल तो ऐसे रहे थे बड़ी बड़ी बातें, जैसे न जाने कितने गांव की जागीर मेरे नाम करके जा रहे हों। अरे किराए के मकान में खुद जिंदगी काट दी और मुझे भी अंतिम समय में ये किराए का मकान दे गए। अरे दूसरों के खेत में खुद गुलामी करते हुए मर गए और मैं भी दूसरों के खेत में गुलामी कर रहा हूँ, और ऊपर से गधे की जिम्मेदारी भी मुझे सौंप गए जो किसी काम का नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि वो गधा कुछ कहना चाहता है, उसकी बात सुनना। बताओ, उस गधे की सुरक्षा और करो अब। तो तुमने क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, इस गधे को जंगल में छोड़ आता हूँ, बस बात ही खत्म। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम उस गधे की सुरक्षा नहीं कर सकते तो तुम यह गधा किसी और को दे दो। ये सुनकर धनिया क्रोधित हो गया और बोला। अरे सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, मेरे पिता भी यही कहते कहते मर गए। मानो वो गधा नहीं हमारी भाग्य की चाबी हो। अब तुम भी मेरे पिताजी की जुबान बोल रही हो। सुनो, मैं कल ही इस गधे को आदित्य लकड़हारे को दे दूंगा, बस बात ही खत्म। अगले दिन धनिया व गधा लेकर आदित्य लकड़हारे के पास चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला। देखो आदित्य, मेरे पिता ने ये गधा मुझे सौंपा, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, फालतू है ये। मैं चाहता हूँ कि इस गधे को तुम रख लो। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। अरे धनिया, लेकिन मैं इस गधे का करूंगा क्या? मैं तो एक लकड़हारा हूँ। तभी आदित्य की पत्नी राधा आ गई। अरे, इस गधे से तुम बहुत से कार्य ले सकते हो। तुम लकड़ियाँ काटते हो, लकड़ियों का भारी बोझ अपने सिर पर रखकर बेचते हो। अब तो जंगल में लकड़ियाँ काटना और भारी बोझ इस गधे की पीठ पर रख देना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। राधा भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी मेरे पिता का कहना था कि ये गधा कुछ कहना चाहता है, परंतु आज तक वो समझ नहीं पाए कि कहना क्या चाहता है। इसीलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए कि मैं पता लगाऊं कि ये कहना क्या चाहता है। अब तुम बताओ आदित्य, मैं काम धंधा देखूं या फिर इस गधे के सामने बैठकर इससे बातें करूं, इससे पूछूं कि गधे भाई कुछ कहना चाहते हो तो कहो। फालतू का काम। अरे भाई, काम धंधा है, वो सब देखना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ, मैं जानता हूँ धनिया, तुम अपने पिता से अत्यधिक नाराज हो, लेकिन अब कोई संसार में नहीं है तो अपने पिता से नाराजगी छोड़ दो ना। अब तो वो चले गए, और रहा सवाल गधे का, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं रख लेता हूँ। परंतु याद रखना, अगर तुम इस गधे को दोबारा मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। हाँ। अरे क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इस गधे को दोबारा तुमसे मांगने आऊंगा? कैसी बातें करते हो, मैं तो खुद ही इससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। अरे कैसे भी करके तुम रखो इस मुसीबत को, मैं नहीं रख सकता। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे पिता ने न जाने कैसे इस मुसीबत को अब तक पाल रखा था, और मैं भी कितना बड़ा वाला पागल हूँ। ये मुसीबत है तो मेरे पिताजी क्या कम मुसीबत थे? इतना कहकर धनिया गुस्से से वहाँ से चला गया और आदित्य ने गधे को अपने घर के आंगन में बांध दिया। अगले दिन आदित्य काम पर जाने वाला था कि उसकी पत्नी राधा उससे बोली, अरे इस गधे को भी अपने साथ ले जाओ। आदित्य एक वृक्ष के पास खड़ा होकर उसकी लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद जब आदित्य थक गया
तो अपने आप से बोला। चलो कुछ देर आराम कर लिया जाए। इतना कहकर आदित्य वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि गधा उसे ही देख रहा था। आदित्य मुस्कुराते हुए गधे से बोला, क्या क्या देख रहे हो? अच्छा, धनिया बता रहा था कि तुम हमेशा जंगल भागने का प्रयास करते हो। और तो और धनिया के पिता को ऐसा क्यों लगता था कि तुम उनसे कुछ कहना चाहते हो? अच्छा ये बताओ, आखिर तुम बार बार जंगल क्यों भागते हो? बताओ। गधा आदित्य की बात सुनकर उसे घूरता रहा। कुछ देर बाद आदित्य मुस्कुराया और अपने आप से बोला, अरे धात तेरे की, मैं भी कितना बड़ा बुड़बक ही हूं। एक नंबर का बुद्धू जो धनिया की बातों में आ गया। वैसे भी धनिया के पिता इस बेचारे को जंगल से ही लाए थे, तो जाहिर सी बात है जंगल हुआ इसका घर, इसीलिए ये जंगल की ओर भागता होगा। लेकिन धनिया के पिता को यही बात बड़ी विचित्र लगती थी। अब जाहिर सी बात है इसका घर जंगल ही हुआ, इसीलिए ये जंगल की ओर भागता होगा। लेकिन धनिया के पिता को यही बात बड़ी विचित्र लगती थी, क्योंकि वो इस गांव के सबसे मूर्ख किसान थे। तभी गधा इंसानी आवाज में बोला, धनिया के पिता ने बिल्कुल सही महसूस किया था कि मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, परंतु मैं चाह कर भी उसे ये नहीं बता पाया, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था बल्कि एक मूर्ख किसान था, और धनिया भी उन्हीं की तरह मूर्ख है। यह सुनकर आदित्य चौंक गया और डरते हुए बोला, अरे तेरी, हे भगवान, ये गधा तो मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। ए भाई, तुम आखिरकार हो कौन? अरे मुझसे डरो नहीं और मेरी रस्सी खोल दो। चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आदित्य ने डरते डरते गधे की रस्सी खोल दी। गधा आदित्य से बोला, चलो बगैर डरे मेरे पीछे पीछे आओ। आदित्य उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद गधा जंगल की एक जगह पर रुक गया और वहाँ जमीन खोदने लगा। फिर बोला, इसे खोदो। अरे देखो मत, खोदो इसे। आदित्य जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे गड्ढे के अंदर एक अंगूठी दिखाई दी। गधा बोला, हाँ, इस अंगूठी को अपने पास रख लो। तुम नहीं जानते, ये अंगूठी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अब आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा। और हाँ, चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं। चलो। आदित्य चुपचाप अंगूठी अपनी जेब में रखकर गधे को लेकर घर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। हे भगवान, ये गधा मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है और तुम उसे घर पर भी ले आए। अरे उसे जंगल में ही छोड़ आते। हाँ राधा, पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर विश्वास करने का मन कर रहा था। मुझे लगा कि जरूर इसमें कोई बड़ा रहस्य है। और फिर देखो, हम न जाने कितने वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। क्या पता यही गधा हमारी किस्मत बदल दे, हैं? इतना कहकर आदित्य ने अंगूठी राधा को दिखाई। इस अंगूठी पर तो राज्य का चिन्ह बना हुआ है। यह अंगूठी तो किसी राजा की लगती है। अब देखो ये अंगूठी किसकी है, ये तो गधा ही बता सकता है। चलो उसी से पूछते हैं। आदित्य और राधा बाहर आए जहाँ गधा बंधा हुआ था। आदित्य ने उससे कहा, मित्र, ये बताओ अब कि इस अंगूठी का रहस्य क्या है और हमारी किस्मत कैसे बदल सकती है? बहुत आसान है। ये अंगूठी तुम राज्य के राजा सूरज को दे दो। इसे देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे।
आदित्य गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद गुस्से से बोला, अबे ओ सुन गधे, तूने स्वयं कहा कि धनिया का पिता मूर्ख किसान था और धनिया भी मूर्ख था, परंतु मैं मूर्ख नहीं हूँ। बड़ा आया, भला इस अंगूठी को देखकर राजा मुझे धन क्यों देगा? राजा का दिमाग खराब है क्या? वास्तव में अगर तुम ये शब्द कहे बगैर राजमहल चले जाते तो मैं तुम्हें भी मूर्ख समझता, लेकिन तुमने वाकई में साबित कर दिया कि तुम चतुर हो, मूर्ख नहीं। चतुर मैं नहीं बेटा, चतुर तो तुम लग रहे हो। सही सही बताओ, आखिरकार तुम हो कौन? क्योंकि गधे मनुष्य की तरह तो बात नहीं करते। बोलो बोलो, कौन हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो अपने कान मेरे मुंह के पास लाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आदित्य ने अपना कान गधे के मुंह के पास ले गया। गधा आदित्य को कुछ बताने लगा। जैसे जैसे वह बताता गया, आदित्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती गई। क्या बात कर रहे हो? क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां कभी गरीबी का मुंह नहीं देखेंगी, और जब तुम वहां जाओगे ना तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा, देखना। आदित्य कुछ देर गधे को देखता रहा और बोला, हाँ तो ठीक है। तभी राधा ने पूछा, क्या कहा इसने? कुछ नहीं, कल मैं राजमहल जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन आदित्य अंगूठी लेकर राजमहल की ओर रवाना हो गया। राज दरबार में राजा सूरज आकर बैठा था। कौन हो तुम? महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम आदित्य है। मैं आपको एक वस्तु दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे देखकर आप मुझे ढेर सारा इनाम दें। इतना कहकर आदित्य ने अंगूठी राजा सूरज को दे दी। राजा सूरज अंगूठी को देखते ही गुस्से में भर गया। ओह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बताओ। महाराज, बस यही मैं नहीं बता सकता। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बता, तुझे ये अंगूठी कहाँ मिली? बता। नहीं 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 नहीं, माफ करिएगा महाराज, मैं आपको ये नहीं बता सकता। राजा सूरज ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, इसे कैद खाने में डाल दो, ले जाओ इसे। तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। कल सुबह अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि अंगूठी कहाँ से मिली है तो तुम्हें इसी दरबार में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और रही अंगूठी की बात, तो ये अंगूठी अब मैं पहन लेता हूँ। इतना कहकर राजा सूरज ने अंगूठी पहन ली और सैनिक ने आदित्य को कैद खाने में बंद कर दिया। कैद खाने में पहले से ही एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी औरत मौजूद थे। ये बताओ कि तुम्हें किस आरोप में कैद खाने में डाला गया है? मेरा छोड़िए, ये बताइए कि आपको किस आरोप में इस उम्र में कैद खाने में डाला गया है? बूढ़ा व्यक्ति रो पड़ा। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा विक्रम का पिता हूँ, वही विक्रम जो कुछ समय पहले इस राज्य का राजा था। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या? तो फिर आप इस कैद खाने में कैसे आए? तभी बूढ़ी औरत रो पड़ी। और मैं विक्रम की माँ हूँ। राजगद्दी पर जो बैठा है वह हमारे पुत्र विक्रम का मित्र था। एक दिन विक्रम अपने मित्र सूरज के साथ जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन फिर वापस नहीं आया। वापस आया तो केवल सूरज, और आते ही
उसने राज्य पर अधिकार जमा लिया और हमें कैद खाने में डाल दिया। आदित्य चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह सैनिक आदित्य को कैद खाने से बाहर ले आए और राज दरबार में खड़ा कर दिया। बता बता, ये अंगूठी किसने दी है तुझे, कहाँ मिली, बोल। महाराज क्षमा करिए, मैं नहीं बता सकता। राजा सूरज ने तुरंत तलवार निकाल ली। तो फिर ठीक है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। रुकिए 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 रुकिए, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछेंगे? बता बता, अपनी इच्छा बता, क्या है तेरी इच्छा, बोल। मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ, और महाराज, आपके राज्य का उसूल था कि अगर कोई भी राज दरबार में राजा को युद्ध के लिए ललकारे तो राजा को युद्ध करना पड़ता था। यह सुनकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। ठीक है, मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। मरना तो तुझे हर हाल में ही है, परंतु तेरी इच्छा पूरी करने से पहले मेरी भी एक शर्त है। हाँ कहिए, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मेरी शर्त ये है कि पहले तुझे बताना होगा कि ये अंगूठी तुझे कहाँ मिली। तो ठीक है, ये अंगूठी मुझे एक गधे ने दी है। वो गधा मेरे घर पर है, और वो कोई मामूली गधा नहीं है, बल्कि मनुष्यों की तरह बोलने वाला गधा है। यह सुनकर राजा सूरज चौंक गया। सैनिकों, जाओ इसके घर से उस गधे को लेकर आओ, जाओ। सैनिक वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद गधे और आदित्य की पत्नी राधा को लेकर लौटे। महाराज, इसके घर में ये गधा और ये स्त्री मिली है। जब हम गधे को ले जाने लगे तो ये रोकने लगी, इसीलिए हम इसको भी बंदी बनाकर ले आए। बहुत अच्छा किया। अभी अपनी आंखों से अपने पति को मरते हुए देखेगी। राजा सूरज गधे की ओर देखकर बोला, मेरे सामने बोल कर दिखाओ, कौन हो तुम? तुम तो बड़े ही कायर निकले महाराज। एक लकड़हारे ने तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा और तुम युद्ध करने की बजाय गधे से पूछताछ कर रहे हो। यह सुनकर राजा सूरज क्रोध में आ गया था। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे समाप्त कर देगा, मूर्ख कहीं का? ये इतना कहकर राजा सूरज ने एक दूसरी तलवार आदित्य के हाथों में पकड़ा दी। आदित्य ने तुरंत ही तलवार का वार राजा सूरज पर कर दिया। राजा सूरज के शरीर से रक्त बहने लगा और वह धराशायी होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ गधा एक पुरुष में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राज दरबारी चौंक गए। अरे, ये तो हमारे पुराने महाराज विक्रम हैं। राजा सूरज ने तो कहा था कि राजा विक्रम को एक शेर ने मार दिया। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे? मूर्ख सूरज, जो अंगूठी तूने पहनी है वो अंगूठी साधु के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित की हुई अंगूठी थी। तूने जो तांत्रिक की मदद से अपने शरीर पर सुरक्षा कवच लगाया था, जिसके कारण कोई भी तलवार तुझे भेद नहीं सकती थी, वो समाप्त हो गया। इसीलिए तू घायल हो गया और अब तू मरेगा। तभी राजा विक्रम राजा सूरज से बोले, क्यों? मुझे देखकर आश्चर्य क्यों हो रहा है? तूने बहुत बड़ी गलती की जो तूने उस तांत्रिक को जान से मार दिया। मरने से पहले अपने गुनाहों को याद कर ले तू। अब जंगल में राजा विक्रम और सूरज खड़े थे। सूरज अपने मित्र विक्रम की उंगली की अंगूठी को देख रहा था। क्या हुआ मेरे मित्र? मैं हमेशा देखता हूँ कि तुम मेरी अंगूठी को देखते रहते हो। मुझे तुम्हारी ये अंगूठी बहुत अच्छी लगती है। मेरे मित्र, अगर ये हमारी खानदानी अंगूठी नहीं होती तो हम इसे अवश्य ही तुम्हें भेंट कर देते। यह सुनकर सूरज मुस्कुराने लगा। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ पहुँचा और अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकालकर राजा विक्रम के ऊपर
फेंक दी। अगले ही पल राजा विक्रम गायब हो गया। मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब तुम्हारे रास्ते का रोड़ा हट गया। अब तुम्हें राजा विक्रम कभी दिखाई नहीं देगा। जाओ, जाकर महल में कह देना कि राजा विक्रम को शेर खा गया। अरे मूर्ख कहीं के, मुझे उसकी उंगली की अंगूठी भी चाहिए थी। तांत्रिक क्रोधित हो गया। ओह, मैंने तेरा काम इतना आसान कर दिया। तू अब आसानी से राजा बन सकता है और तू अभी भी उस अंगूठी के पीछे पड़ा है। अरे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार विक्रम गायब होके गया कहाँ? मैं उसे मार कर वो अंगूठी ले लूंगा। बताओ। ये तो अब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने जिन काली शक्तियों का उच्चारण करके अभिमंत्रित भस्म बनाई थी उसे मैंने विक्रम पर फेंका। अब वो मर गया या किसी जानवर या पक्षी में परिवर्तित हो गया, ये मैं नहीं जानता। ओहो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रहस्य तू जानता है। तूने मेरा बहुत साथ दिया, अब तेरा काम पूरा हुआ। अब तू मेरे किसी काम का नहीं। ओह, इतना कहकर सूरज ने तलवार का प्रहार तांत्रिक की गर्दन पर कर दिया और तांत्रिक वहीं ढेर हो गया। इधर थोड़ी देर बाद राजा विक्रम की आंखें तालाब के किनारे खुली। जैसे ही उसने तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह एक गधे में परिवर्तित हो चुका था। तभी विक्रम की नजर जमीन पर पड़ी थी। वहाँ उसकी अंगूठी पड़ी थी। गधे के रूप में परिवर्तित हो चुका विक्रम अंगूठी ने मुंह में दबा ली। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो तपस्या कर रहा था। विक्रम अंगूठी को लेकर साधु के पास जा पहुंचा। साधु ने अपनी आंखें खोल ली और गहरी नजर से गधे को देखते हुए बोला, तू गधा नहीं है, लेकिन इस समय गधा बन चुका है। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और गधे पर फूंक मारी। ओम, अब से मैं तुझे गधे के रूप में बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। राजा विक्रम, जो गधे के रूप में परिवर्तित हो चुका था, वो रो पड़ा था और उसने सारी घटना साधु को सुनाई। साधु ने ध्यान मुद्रा में आंखें बंद की थी और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहा, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तेरे मित्र सूरज ने तांत्रिक के साथ मिलकर काले जादू का उपयोग किया और तुझे गधा बना दिया। परंतु वो तांत्रिक स्वयं भी ये नहीं जानता था कि तू मर गया या किसी जानवर में परिवर्तित हो गया। इसी कारण सूरज ने क्रोधित होकर उस तांत्रिक को भी मार डाला। इतना बोलकर साधु ने गधे के मुंह से अंगूठी ली और उस पर मंत्र पढ़कर वो अंगूठी गधे को वापस दे दी। अब इस अंगूठी में मैंने शक्ति भर दी है। यदि सूरज इसे पहनेगा तो उसके शरीर पर जो तांत्रिक ने सुरक्षा कवच लगाया था वो समाप्त हो जाएगा और कोई भी साधारण व्यक्ति उसे मार सकेगा। साधु महाराज, मेरे मित्र ने गद्दारी की। सीधे सीधे वो मुझे युद्ध में हरा नहीं सकता था, इसीलिए उसने काली शक्तियों का सहारा लिया। हाँ, तूने बिल्कुल सही समझा। परंतु अब तुम्हें अपनी बुद्धि से इस अंगूठी को सूरज को पहनाना होगा। मैंने जितनी सहायता करनी थी उतनी कर दी। अब आगे का कार्य तुम्हें स्वयं करना है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। राजा सूरज ने उसके सामने दम तोड़ दिया। आदित्य, तुमने मेरी सहायता की। जब मैंने तुम्हें कान में अपनी सच्चाई बताई तो तुम चाहते तो इनकार कर सकते थे, परंतु तुमने बहादुरी से मेरी मदद की और सूरज का अंत किया। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। राजा विक्रम ने अपने माता पिता को बंदी गृह से आजाद किया था
और आदित्य को ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। हरियापुर गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उस समय किशन अपने घर पर अपने बूढ़े पिता के पास चारपाई के नजदीक खड़ा था। उसका पिता बीमार था। बेटा बेटा बेटा, लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले मैंने मुखिया से कर्ज लिया था जो कि समय पर नहीं चुका पाया। इसके बदले मुखिया ने मेरे दोनों बैल और खेत पर कब्जा कर लिया। लेकिन मैंने दूसरों के खेत में मेहनत मजदूरी करके मुखिया का कर्ज सूद सहित चुका दिया है। इसीलिए मेरे जाने के बाद तुम अपने खेत और बैल वापस पा लेना। इतना कहकर वो चारपाई से कुछ कागज का टुकड़ा उठाता है। ये लो, तुम इसे मुखिया को दिखाना। तुम्हारा खेत और बैल वापस मिल जाएगा। इसमें सारी रकम लिखी हुई है। मैंने उसका कितना कर्जा चुका दिया है, सब लिखा हुआ है। किशन फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। आप सही हो जाएंगे पिताजी। परंतु किशन का पिता कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद किशन का पिता संसार को छोड़कर चला गया। किशन अत्यंत दुखी हो गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। कुछ दिन बाद किशन मुखिया के घर गया। उसने कागज का टुकड़ा मुखिया को दिखाया। मुखिया जी, मरने से पहले मेरे पिताजी ने ये कागज का टुकड़ा दिया था और कहा था कि उन्होंने जो कर्ज आपसे लिया था और जिसके बदले में आपने हमारे खेत और दोनों बैल अपने कब्जे में ले लिए थे, मेरे पिताजी ने वो पूरा का पूरा कर्जा चुका दिया है। अब देखिए मुखिया जी, पिताजी तो इस संसार में रहे नहीं, इसीलिए अब मेरा खेत और दोनों बैल मुझे वापस कर दीजिए। ये सुनकर मुखिया बड़ा गंभीर हो गया और अपने बगल में खड़ी हुई पत्नी से धीरे से बोला, अरे भाग्यवान, मुझे तो लगा था कि इसका बाप इसे सब कुछ बताने से पहले ही मर जाएगा, लेकिन इसने तो सब कुछ बता दिया अपने किशन को और ये कागज का टुकड़ा भी थमा दिया। धात तेरे की, अब तो मैं चाह कर भी बेईमानी नहीं कर सकता। अरे आपकी खोपड़ी तो लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर है। चिंता क्यों करते हो? कह दो कि अभी पूरी तरह से कर्ज चुकता नहीं हुआ है। तुम उसके पिता से इस बारे में बात करने ही वाले थे, लेकिन वो संसार को छोड़कर अलविदा कह गया। ये सुनकर मुखिया बड़ा गंभीर हो गया और अपने बगल में खड़ी हुई पत्नी से धीरे से बोला, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? उसके पास जो कागज का टुकड़ा है ना, वो कोई साधारण नहीं है। उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। तो फिर इससे बेईमानी करने का एक ही उपाय बचा है। अभी भी उपाय है? अरे तो जल्दी बता। ये तो हमें ऐसे घूर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर शक कर रहा हो। जल्दी बता। एक काम कीजिए, आपके पास जो बंजर जमीन पड़ी हुई है ना, और आपके पास जो एक मरियल बैल है, वो इसे दे दीजिए और कह दीजिए कि इसके पिता पूरा कर्ज नहीं चुका पाए, इसीलिए इसे यही मिलेगा। ये सुनकर मुखिया खुश हो गया। हाँ, और इससे गांव वालों की जुबान भी बंद हो जाएगी। मुखिया किशन की ओर मुड़ा। हाँ, अरे ठीक है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ।
मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन दिखा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुखिया जी, मुझे तो पता है मेरा खेत कहाँ है। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। मुखिया किशन को उसके खेत के बगल में एक बंजर खेत पर ले गया, जहाँ एक कोठी पर बहुत ही कमजोर बैल बांधा हुआ था। मुखिया जी, ये तो आपका बंजर खेत है। हाँ, और आज से ये तुम्हारा हुआ। कितनी खुशी की बात है ना? ये सुनकर किशन क्रोधित हो गया। ओ मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पिता ने सारा कर्जा चुका दिया था। मुझे मेरा असली खेत और दोनों बैल वापस चाहिए, बस बात खत्म। बड़े आए। ए भैया, तुम्हारे पिताजी के ऊपर अभी भी बहुत सारा ब्याज बाकी है, वो तो निकल लिए, पूरी बात तो बताकर गए नहीं। बात करते हो। ओ मुखिया जी, ये सरासर बेईमानी है, बेईमानी। मैंने जो कागज आपको दिखाया है उसमें तो आपके हस्ताक्षर है कि पिताजी ने पूरी रकम चुका दी थी। फिर ये क्या नई नौटंकी है? बस इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे पिता से बात करने ही वाला था, लेकिन वो स्वर्ग सिधार गए। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अपना असली खेत चाहिए तो तुम्हें और ज्यादा ब्याज देना होगा, नहीं तो भैया यही जमीन और यही बैल मिलेगा। जैसी रकम चुकाओगे वैसा फल पाओगे। इतना कहकर मुखिया हंसते हुए वहां से चला गया। किशन गांव में हर किसी से मदद मांगता है, मुखिया की करतूत बताता है, परंतु कोई उसकी मदद नहीं करता। किशन के पड़ोसी मोहन चाचा उससे बोले, अरे किशन, देखो ऐसा है बेटा कि मुखिया के बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि उसकी नीयत कितनी खराब है और वो कितना बेईमान है। अरे उसने तो जमींदारों को भी बेईमानी में पीछे छोड़ दिया है। अगर उसने बेईमानी करने की ठान ली है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो गांव का मुखिया जो है। चलो भाई, मैं तो चला। इतना कहकर मोहन चाचा वहां से चले गए। किशन थक हार कर बंजर खेत पर आ गया। उसने मरियल बैल को देखा और आकाश की ओर देखकर बोला, हाँ, हे भगवान, हे भगवान, इस कमजोर बैल को लेकर इस बंजर जमीन पर कैसे हल चला सकता हूँ, कैसे? किशन कुछ देर आंसू बहाता रहा। फिर उसने दोबारा उठकर कमजोर बैल के साथ खेत जोतने का प्रयास किया, मगर बैल कुछ कदम चला और तेज धूप में अचानक गिर पड़ा। हाँ, ये क्या भगवान, ये कमजोर बैल भी चला गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया ने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना कहकर किशन रोता हुआ अपने घर चला गया और सारी रात आंसू बहाता रहा। अगले दिन किशन आंखों में मायूसी लिए बंजर खेत की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे मोहन चाचा मिल गए। किशन, अरे भाई बेटा, मैंने सुना है कि मुखिया ने तुम्हें बंजर खेत दिया था और जो बैल जोतने के लिए दिया था वो कल मर गया। हाँ चाचा, वो बैल तो वैसे भी बहुत बीमार था। कुछ कदम चलकर उसने दम तोड़ दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, है ना? इतना कहकर मोहन चाचा वहां से चले गए। किशन बंजर खेत पर पहुंचा। कुछ देर तक देखता रहा और फिर उदासी में सीधा जंगल की ओर चला गया।
किशन एकांत में घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में उदासी थी। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ना तो मेरे पास धन है जिससे कोई नया बैल खरीद सकूं, और अगर किसी तरह बैल खरीद भी लिया तो मुखिया की बंजर जमीन पर अनाज कैसे उगाऊंगा। इतना कहते ही अचानक एक गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। गाय पूरी तरह से हाफ रही थी। अरे बाप रे, ये गाय तो बहुत डरी हुई है। ओहो हो, लगता है किसी कसाई से बचकर भागी है। रुको रुको रुको, किशन ने गाय की पीठ थपथपाई। कुछ देर बाद गाय सामान्य हो गई। हाँ, बड़ी विचित्र बात है। ये जंगल है, फिर ये गाय यहां कैसे? और ये जंगली भी नहीं लगती है। जरूर ये कसाई से बचकर भाग रही होगी। अच्छा है, इसे अपने घर ले चलता हूं। इसी के सहारे बंजर जमीन पर कुछ काम करने की कोशिश करूंगा। चलो आजा आजा आजा। चल चल चल। किशन गाय को घर ले आया। उसने उसे पानी पिलाया और चारा खिलाया। अगले दिन किशन गाय को लेकर बंजर खेत में आया। मुझे क्षमा करना। देखो, मैं जानता हूं कि खेत जोतने के लिए बैल चाहिए, गाय नहीं। लेकिन क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहां ले आया हूं। इतना कहते ही गाय की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। देखते ही देखते बंजर खेत हरा भरा हो गया। कुछ ही पलों में वहां लहराती हुई फसल उग गई थी। अरे बाप रे बाप, ये तो जादू है। अरे ये तो चमत्कारी गाय है। पूरा खेत अचानक से हरा भरा हो गया और अनाज उगाया। अरे वाह रे वाह, अरे दिन बदल गए मेरे। किशन की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी गाय की आंखों से आंसू बह निकले और उसने इंसानी आवाज में कहा, अभी मैं तुम पर अचानक भरोसा नहीं कर सकती किशन। बस तुम यूं समझ लो कि मैं एक शापित गाय हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सकती। और ये सब कैसे हुआ ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। अरे बाप रे, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती सच बताने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाएगा तब तुम मुझे अपने बारे में खुद ही बता देना। तुमने मेरी मदद की है। तुम नहीं जानती कि मुझे इस समय कितनी मदद की जरूरत थी। इसीलिए भविष्य में अगर तुम्हें भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ, है ना? गाय की आंखों से आंसू बहते रहे। उधर किशन ने सारी फसल काटी और दूसरे राज्य में जाकर बेच आया। वो बहुत सारा धन लेकर लौटा था और घर पर आकर गाय को दिखाते हुए बोला, ये देखो, जैसे ही तुम मेरे जीवन में आई हो, मेरी तो तकदीर बदल गई। ये सुनकर गाय मुस्कुरा दी। समय ऐसे ही बीतने लगा। किशन के खेत में जब जब गाय आती और उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलती तो बंजर खेत में नई नई फसलें लहराने लगती। किशन रोज फसल बेचने जाता और देखते ही देखते उसके टूटे फूटे घर की जगह एक अच्छा घर बन गया। गांव में उसका मान सम्मान बढ़ गया था। एक दिन गाय फिर से बंजर खेत में खड़ी थी। अचानक खेत में एक वृक्ष उग आया और उस वृक्ष पर एक तलवार लटक रही थी। बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही विचित्र पेड़ है। अरे तेरी, ये पेड़ से तलवार उग रही है? ये क्या चमत्कार है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता किशन।
परंतु अगर ये वृक्ष उगा है और उस पर तलवार लटक रही है तो इसका कोई न कोई रहस्य जरूर होगा। किशन ने तलवार को तोड़ लिया और अपने पास रख लिया। अब तो तुम्हें मेरे साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। अब तो तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे ऊपर क्या श्राप है, बताओ ना। किशन, मैं और कोई नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी रूपलता हूँ। हाँ, राजकुमारी रूपलता। तो तुम फिर गाय कैसे बन गई? दरअसल मेरी माँ को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। एक वैद्य ने बताया था कि जंगल में एक वृक्ष है, उस वृक्ष में एक दिव्य फल उगता है, जो भी उसे खा ले वो किसी भी रोग से मुक्त हो जाता है। मैं उस वृक्ष के पास गई, मगर एक साधु महाराज ने चेतावनी दी थी कि उसमें एक राक्षस का वास है, वो किसी को भी वो फल तोड़ने नहीं देता। पर मैं राजकुमारी थी, घमंड में चोर थी। उधर दूसरी ओर मुखिया अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाग्यवान कि ये ससुर का नाती किशन ये रातों रात इतना धनवान कैसे हो गया। हाँ, मैंने तो सुना है कि जो पंचर खेत तुमने उसे दिया था उसी खेत में हर रोज फसल लहराती है। अब वो इतना धनवान हो गया है कि तुम्हारे जैसे 10 लोगों को खरीद सकता है। अरे बकवास बंद करो अपनी। किशन की तरक्की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। जरूर उसके हाथ कोई जादुई वस्तु लग गई है। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब उसके पास आई उस गाय की वजह से हो रहा है। न जाने अचानक से वो गाय उसके पास कैसे आ गई, तभी से उसका भाग्य बदलने लगा। उस गाय में जरूर कुछ तो भी बात है। मैं बोल रही हूँ आपको, आप देख लेना, यही बात होगी पक्का। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। अरे भाई, किशन के पास तो बकरी खरीदने की भी औकात नहीं है और इतनी सुंदर गाय पता नहीं कहां से ले आया। मुझे लगता है हमें आज रात किशन के घर पर नजर रखनी चाहिए। हाँ। मुखिया और उसकी पत्नी रात के समय किशन के घर पर नजर रखने लगे। इत्तेफाक से उसी समय किशन आंगन में गाय से बात कर रहा था। भगवान, ये क्या? ये गाय तो मनुष्य की तरह बोल रही है। मैंने बोला था आपको, ए जी देख रहे हैं ना? ओहो, देखा देखा भाग्यवान, मेरा शक सही निकला। जादुई गाय है ये, मैं इसे जान से मार दूंगा। हाँ। अरे नहीं, आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये क्या बोल रहे हो? एक काम करते हैं, जब किशन सो जाएगा तब हम इस गाय को खोलकर जंगल की ओर ले जाएंगे और उससे बहुत सारा धन मांगेंगे। अगर इसने बात नहीं मानी तो उसी समय उसे खत्म कर देंगे। कुछ देर बाद किशन गहरी नींद सो गया। मुखिया और उसकी पत्नी चुपके से गाय के पास पहुंचे। मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? अरे बकवास बंद कर, नहीं मारूंगा तुझे खींचकर। हम सब जानते हैं कि तू जादुई गाय है। सीधी तरह हमारे साथ चल, नहीं तो जान से मार देंगे। चल जल्दी से आ। अरे आ, चल 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 चल। गाय डर गई। मुखिया और उसकी पत्नी उसे जंगल में ले गए। जल्दी से हमें बहुत सारा धन दे गाय, जैसे तूने किशन को दिया था। मेरी बात पर विश्वास करो, किशन को जो धन मिला है वो नियति से मिला है। मेरे अंदर जादुई शक्तियां है, ये सच है, पर वो कैसे काम करती है ये मैं स्वयं नहीं जानती। तभी वहां राक्षस की भयानक आकृति प्रकट हो गई। अच्छा, तो ये गाय तुम्हारे पास थी।
अब तेरा अंत होगा राजकुमारी। राक्षस की आंखों से किरणें निकली और मुखिया और उसकी पत्नी वहीं पर जलकर राख हो गए। अब तुझे मरना होगा राजकुमारी। तभी वहां साधु आ गया। इसे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं इसे तभी छोड़ूंगा अगर ये मुझसे विवाह करने के लिए हाँ कहे तो। अरे मूर्ख, एक राक्षस और मनुष्य का विवाह नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये गाय के रूप में ही मरेगी। उधर किशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि गाय गायब है। हाँ हाँ, हे भगवान, ये क्या? मेरी गाय कहाँ गई? हाँ। तभी मोहन चाचा वहां आ पहुंचे। किशन बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं टहलने निकला था और मैंने देखा कि तुम्हारी गाय मुखिया और उसकी पत्नी के साथ थी, इसीलिए तुरंत तुम्हें बताने आया हूँ। क्या? अरे उन्होंने पहले मेरे खेत और बैल को छीना और अब मेरी गाय। अगर ये सच है ना चाचा, तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। किशन तलवार लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद किशन जंगल पहुंचा। उसने देखा मुखिया और उसकी पत्नी राख बने झूल रहे थे। गाय रो रही थी। साधु खड़ा था और सामने राक्षस था। हे भगवान, ये क्या दृश्य है? अरे अब ये कौन आ गया? हट जा मेरे सामने से। ये साधु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तेरी क्या औकात है? ये गाय मेरी है, मेरी। अभी इसे मार दूंगा और मैं इसे आखिरी बार मौका देता हूँ। मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। तुम्हारे हाथ में जो तलवार है उसी से इस राक्षस का अंत हो सकता है। वार करो, जल्दी करो। किशन ने तलवार उठाई और पूरी शक्ति से राक्षस पर वार कर दिया। जैसे ही तलवार उसके शरीर पर पड़ी, राक्षस जलकर राख हो गया। अगले ही क्षण गाय सुंदर राजकुमारी रूपलता में परिवर्तित हो गई। आखिरकार तुमने राक्षस का अंत कर दिया किशन। जब मैंने तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां दी थी, तभी देख लिया था कि तुम्हारी नियति में एक बहादुर युवक से मुलाकात लिखी है और उसी तलवार से राक्षस का वध होना था। ओ, तो यही कारण था कि तलवार उस वृक्ष से लटकी थी। हाँ, यही कारण था। मुखिया और उसकी पत्नी का यही अंजाम होना था। अब तुम निश्चिंत होकर दिव्य फल तोड़ सकती हो। रूपलता किशन को लेकर महल पहुंच गई। राजा विक्रम और मंत्री रूपलता को देखकर प्रसन्न हो गए। रूपलता ने अपनी मां को दिव्य फल खिलाया। रानी स्वस्थ हो गई। आखिरकार तुमने कर दिखाया मेरी पुत्री, कर दिखाया। यदि किशन न होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती पिताजी। रूपलता ने सारी घटना बताई। राजा प्रसन्न हुए और उसी समय रूपलता और किशन का विवाह संपन्न कर दिया। इस तरह किशन एक साधारण किसान से राजकुमार बन गया।